गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 को लेकर के, और जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करोगे किसमें, आयनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उससे पहले हम रिपीट कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने वहाँ पर कंडक्टिविटी को लेकर के कुछ एक्सप्रेशन किया था। तो यहाँ पर आपको वो क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वहाँ पे क्या था आपका, रेजिस्टेंस आपका इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस आपका क्या था, कंडक्टेंस का रिवर्स, तो 1/G। ठीक है, और अगर रजिस्टिविटी आपकी क्या थी, वो कंडक्टिविटी की रिवर्स, तो आपका क्या था, कापा 1/K। ये कापा ये क्या है आपका, कंडक्टिविटी L/A। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी, क्योंकि हमको मेजरमेंट क्या करना है, कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करना है। तो KG L/A। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और K की वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो G, और ये L/A आपका होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं L/A आपका होता है सेल कांस्टेंट, G स्टार से हम दिखाते हैं, तो ये हो गया आपका G स्टार। तो हमें फाइंड आउट करना है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को फाइंड आउट हम करेंगे किस तरीके से, हम वहाँ पर वर्क करते हैं इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। तो रेजिस्टेंस, जब आप आयनिक सॉल्यूशन की बात करते हो, आयनिक सॉल्यूशन की जब आप बात करते हो तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो हम 2 मान करके चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये है, जब आप DC करंट का यूज़ करते हो, ठीक है, DC करंट का यूज़ करते हो तब वहाँ पर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या हो जाता है, जो भी वहाँ पर कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस को अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करें, हम AC की जगह पे क्या यूज़ करने वाले हैं, DC की जगह पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, AC यूज़ करने वाले हैं, अल्टरनेट करंट। सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब हम बात करते हैं या उसका कंडक्टेंस की बात करते हैं, किस तरीके से आयंस का मूवमेंट हो करके आपको वहाँ पर सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे ये आपका ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये इसके वायर लगे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई वायर तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वायर नहीं है तो हम एक्यूरेटली कंडक्टिविटी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर वायर नहीं, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कब भाई किसी कंडक्टर की हेल्प से क्या करती है, 1 एंड टू सेकेंड एंड की तरफ मूव करती है। बट यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, 1 एंड टू सेकेंड एंड हमने क्या नहीं कर रखा है, वो अटैचमेंट नहीं कर रखे हैं, अटैचमेंट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर कौन इसको कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को, वो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आसानी से कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये आपका जो इलेक्ट्रोड है ये एक दूसरे के हम बोल सकते हैं टच में नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी तरीके से फ्लो नहीं हो रखी है तो हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप की क्या लेते हैं, हम ट्यूब बनाते हैं। तो सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आ रखी है वो ये है कि यहाँ पर कोई वायर का यूज नहीं करते हम। 1 एंड टू सेकेंड एंड को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम कोई वायर का यूज नहीं कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो ब्रिज लाइक वायर। ठीक है, कोई ब्रिज लाइक वायर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई वायर यूज़ नहीं कर रहे हो तो कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप की, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है, ट्यूब का यूज कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो एक स्पेशल सेल का यूज़ आप करते हो, ठीक है। तो स्पेशल जो सेल है उसकी हम बात करते हैं वो कैसा होता है। तो जो स्पेशल सेल है वो आपका, जैसे ये आपका एक बीकर हो गया, ठीक है, इस बीकर में क्या है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये जो है ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, और जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, ठीक है, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, और इनके 2 इलेक्ट्रोड की जो बीच की लेंथ है उसको एल से डिनोट करते हैं, और एरिया आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ आपकी यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोड की जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लेते हैं, और जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लैटिनम के, प्लैटिनम ब्लैक के, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्पेशल टाइप की ट्यूब का यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ होती है उनके बीच की 1 सेंटीमीटर। तो जब ये वर्क करते हैं तो वहाँ पर हम कंडक्टिविटी को मेज़र करने में ये क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ रखा है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये जो सेल है वो हमें क्या गिवन करने वाला है, रेजिस्टेंस गिवन करने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस कैसे आपको गिवन करेगा, रेजिस्टेंस ही आपको फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास रेजिस्टेंस मिल जाता है तो रेजिस्टेंस की हेल्प से हम क्या ले सकते हैं, हम वहाँ पर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम वर्क करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या होता है, कुछ ऐसी शेप होती है उसकी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स, ठीक है। और इसको किसी एसी सोर्स से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको किसी एसी सोर्स से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4। R3 एंड R4 क्या होते हैं, ये सेम रहते हैं, और R1 आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और ये R2 अननोन रेजिस्टेंस है जो आप सेल के अंदर फाइंड आउट करने वाले हो। तो क्या करना होता है, ये जो टर्मिनल है इनको इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे। अगर ये जो कनेक्ट हो जाएगा, और जब आप एसी सोर्स यहाँ से इसको सप्लाई करनी, क्योंकि हमने बात की थी डीसी सोर्स हम यूज़ नहीं करने वाले, हम किसको यूज़ करने वाले हैं, एसी सोर्स को। जब आप यहाँ पे एसी सोर्स की सप्लाई करने वाले हो तब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है आपका डिटेक्टर, ठीक है, पावर डिटेक्टर जिसको बोल सकते हो, ये बताता है यहाँ से और यहाँ से इसके थ्रू कोई करंट का फ्लो ना हो, ये डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस आने के बाद में हम कंडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये है, ठीक है, जो हमारे पास है, इसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला वो ये है, R2 इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो ये यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस किसका है, आपका यहाँ पर ये जो सेल है इसका अननोन रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे।
अगर आपके पास रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हो तो आप कंडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा दें। और हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ रखा है कि जो आपका रजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, वो किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। अब फ़िलहाल हम ये पढ़ने वाले हैं जो आपका यहाँ पर कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी है, जो आपका कंडक्टिविटी जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता है यहाँ पर, ये किसके लिए, 1 ml के लिए। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो क्या है, 1 ml के लिए। 1 ml के लिए हम क्यों यूज करते हैं कंडक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने अभी क्या मान रखा था, एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था और आपका लेंथ आपका क्या था, 1 सेंटीमीटर। जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लेते हो, लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पर A इंटू एल आपका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, मतलब आपका ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 1 ml। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है जो आपकी कंडक्टिविटी को, जो आपका किसके लिए, कंडक्टिविटी फॉर 1 ml के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं जैसे जैसे आप ये किसी सॉल्यूशन को लेकर के हैं, तो NCERT, जब आप NCERT बुक को अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो वहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर KCl की वैल्यू दे रखी है। KCl एक KCl सॉल्यूशन है। इस तरीके से वहाँ पर आप 3 बीकर बना सकते हो। एक की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बीकर की कंसंट्रेशन 1.0 मोलर, ठीक है, 1.0 मोलर इस तरीके से दे रखी है। दूसरा जो बीकर है उसका है 0.1 मोलर, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। थर्ड जो बीकर है उसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। तो इस तरीके से 3 बीकर वहाँ पे दे रखे हैं, और ये बोल रखा है कि इसमें से हम अलग अलग क्या करेंगे, इसकी अमाउंट इसके अंदर डाल के देखेंगे, फिर इसकी देखने वाले, फिर लास्ट थर्ड वाले के देखेंगे, मतलब फर्स्ट बीकर, सेकंड बीकर और थर्ड बीकर, तीनों सॉल्यूशन को हम इस सेल के अंदर ऐड करेंगे। और जैसे ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन, जैसे जैसे डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, तो हमने ये देखने को मिला कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो वहाँ पे उस टेबल में हमने ये सीख लिया कि आपकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, विद डिक्रीज कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हुई तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो। और इसके साथ साथ में ये भी देख सकते हो, जब कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होती है, डिक्रीज कौन क्या होती है आपकी, कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती है, उस टेबल में आप देख सकते हो, तब वहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, वहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर उस टेबल से आप सीख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर। सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल रखा है उसकी किस तरीके की वहाँ पर कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बता दिया आपको कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है आयनिक सॉल्यूशन उसकी क्या कर सकते हो, कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सेल। यहाँ पर जो आपका ये हमने बात की थी, ये L/A ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये सेल कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो सेल कांस्टेंट है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डिफाइन होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब आप सेल को बना रहे होते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालने से पहले, मतलब मीन्स जब आप इस बीकर, ये जो आपका बीकर है या जो आप यहाँ पर इसको सेल बोल सकते हो, जब आप सेल बना रहे हो तो बनाते टाइम आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। मीन्स सेल कांस्टेंट आपका क्या रहने वाला है, फिक्स रह जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो आपने वहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपने फाइंड आउट किया और एल आपने वहाँ पर फाइंड जो भी आपने वहाँ पे रखी इन दोनों के बीच की, तो उसी से ए अपॉन जो आपका है एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए यही आपका सेल कांस्टेंट है। मीन्स अगर ये आपने एक पर्टिकुलर जो है उसकी जो यहाँ पर इसकी कंडीशन है उसको अगर आपने मेंटेन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और फिक्स वैल्यू मीन्स ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट से कोई नया कांस्टेंट ही जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट और डिनोट करते हैं जी स्टार से। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने बात की मोलर कंसंट्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन भी आ रखा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो 1 ml के लिए होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी हम 1 ml की लेते हैं। अगर पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा, तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, इसको मिटा दें। मोलर कंडक्टेंस जब भी हम बोलते हैं तो वो किसके लिए होता है, वो होता है 1 मोल 1 लीटर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। 1 लीटर के अंदर 1 मोल की कंसंट्रेशन जो वहाँ पे दे रखी है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी आएगी तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है इसको हम कैप, और ये हो जाता है आपका मोलर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये होता है आपका K/C, ठीक है। C यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, और K यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टिविटी को लेकर के। तो अगर आप C को यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलर की दे रखी है तो वो क्या होती है N/V, ठीक है। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका K/N/V। V यहाँ पर वॉल्यूम जो हमने मेजर कर रखी वो कितनी है, 1 लीटर। 1 लीटर का मीन्स क्या होता है 1000 ml, 1000 ml होता है। तो ये वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका आएगा K आपका इंटू V। V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर है आपका 1000, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। और ये N क्या है, मोल्स, मतलब कंसंट्रेशन आपकी। अगर आपकी कंसंट्रेशन तो वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ M, कैपिटल M, क्योंकि यहाँ पर आपको मोल्स ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी मोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल के आएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया आज के लेक्चर में, हमने पढ़ लिया कि हम आयनिक सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये सीख लिया कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज और सेल को बना करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। और हमारा टॉपिक क्या था, हमें फाइंड आउट करना था कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगले फ़िलहाल के लिए ये आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो आपका लेक्चर है वहाँ पर हम जो कंडक्टिविटी को लेकर के है डाइल्यूशन के साथ में कंडक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए आपका 10th लेक्चर हो गया है कंप्लीट।